नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर के ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर रहे थे HSAV कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने पिछली क्लास में सहजीवन के बारे में चर्चा करी थी, जिसे हम सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है? हमने कहा था कि कोई भी स्पीशीज कठोर या मृदु है या कोई भी कंपाउंड कठोर या मृदु है तो वो उस कंपाउंड के केंद्रीय धातु परमाणु का लक्षण नहीं है, बल्कि वो लक्षण है उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स का। यदि किसी केंद्रीय परमाणु से कठोर प्रकृति के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उस केंद्रीय परमाणु की प्रकृति भी कठोर होगी, और उसी केंद्रीय परमाणु के साथ यदि सॉफ्ट टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उस केंद्रीय परमाणु की प्रकृति भी सॉफ्ट होगी। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है उसी क्रम में कठोरता, मृदुता एवं अम्लक्षार सामर्थ्य। इसे हम बोलते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखो, यहाँ हम बात करते हैं विभिन्न स्पीशीज के लिए कठोरता, मृदुता तथा अम्लक्षार सामर्थ्य दो विभिन्न अवधारणाएं हैं। यदि एक अम्लीय स्पीशीज की किसी कठोर क्षार के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति उच्च होती है तो उस अम्लीय स्पीशीज की प्रवृत्ति कठोर होगी। देखो, सेंटेंस से स्पष्ट है कि कोई भी आपकी अम्लीय स्पीशीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, लेकिन यदि वो कठोर क्षार के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति दर्शाती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उस अम्ल की प्रकृति भी आपकी कठोर होगी या हार्ड होगी। किंतु यदि एक अम्ल किसी मृदु क्षार के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति रखता है तो उस अम्ल की प्रवृत्ति भी मृदु होती है। तो हम सामान्यतः जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जैसा होता है वो उसी के साथ में अपने मित्रता करता है। उसी प्रकार यहाँ पर कठोर अम्ल जो है वो कठोर क्षार से क्रिया करके अपना उत्पाद बनाएगा, या कठोर अम्ल जो होगा वो कठोर क्षार के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति अधिक दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका जो कोई अम्ल है और यदि वो मृदु क्षार के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति दर्शाता है तो हम इस चीज से यह पता लगा सकते हैं कि उस अम्ल की प्रवृत्ति भी मृदु होगी। इस प्रकार कठोर व मृदु अम्लों से संयुक्त होने की प्रक्रियाओं के आधार पर क्षारों की कठोर एवं मृदु प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। वह हमें यदि अम्ल दिया गया है तो उस अम्ल की संयुक्त होने की प्रवृत्ति के आधार पर हम क्षारों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्षार किस नेचर का है। परंतु किसी स्पीशीज की अम्लीय या क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण उनके प्रोटॉन त्यागने अथवा प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्तियों अर्थात वियोजन स्थिरांक Ka तथा Kb के मानों से होता है। देखो, अम्ल की सामर्थ्य का निर्धारण या क्षार की सामर्थ्य का निर्धारण उनके वियोजन स्थिरांक Ka व Kb के द्वारा किया जाता है। किसी स्पीशीज के लिए Ka व Kb के मान जितने अधिक होते हैं या होता है उस स्पीशीज की अम्लीय या क्षारीय सामर्थ्य भी उतनी ही अधिक होगी। कठोरता, मृदुता तथा प्रबल दुर्बल अवधारणाओं में भिन्नता की व्याख्या OH- व F- क्षारों की सहायता से की जा सकती है, क्योंकि OH- व F- पियर्सन की अवधारणा के अनुसार दोनों ही कठोर क्षार हैं। जो पियर्सन ने आपको वर्गीकरण दिया है वहाँ पर पियर्सन ने इन दोनों को हार्ड बेस की श्रेणी में रखा है।
किस किस को, OH माइनस को व F माइनस को। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं इनकी सामर्थ्य की, तो सामर्थ्य इनकी दोनों की अलग अलग है। वो कैसे? किंतु OH माइनस की सारकता F माइनस से लगभग 10 की घात 13 10⁻13 गुना अधिक हैं, अर्थात OH माइनस एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि F माइनस एक दुर्बल क्षार के रूप में व्यवहार करता है, वीक बेस। तो हार्ड एंड सॉफ्ट अलग टर्म है और स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों अलग टर्म हैं और दोनों भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल क्षार सामर्थ्य में भिन्नता के आधार पर ऐसी अनेक अभिक्रियाओं की व्याख्या संभव है जो कठोर मृदु अवधारणा के विपरीत दिशा में संपन्न होती है, विपरीत संपन्न होती है। देखो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि ये पियर्सन की थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, उसके HSAB कॉन्सेप्ट द्वारा इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे देखो आप उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर SO3 पियर्सन ने इसे सॉफ्ट कैटेगरी में रखा है और यहाँ हम बात करते हैं HF की, तो H प्लस F माइनस, H प्लस भी आपका हार्ड नेचर का है, F माइनस भी हार्ड नेचर का है। तो ये प्रोडक्ट आपका कंप्लीटली स्टेबल होना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। पर जब ये SO3 के संपर्क में आता है HF, तो यहाँ पर HSO3 उत्पाद बनता है जो कि हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और एक स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स ये बनता है और साथ में निकलता है आपका F-। तो इससे ये स्पष्ट होता है SO3 की क्षारीय सामर्थ्य F- से कई गुना अधिक है, इसलिए SO3H ने यहां से F को रिप्लेस कर दिया है। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल अपना है, यह है OH-, इसको पियर्सन ने हार्ड कैटेगरी में रखा है, कठोर कैटेगरी में। दूसरा CH3HgSO3, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें CH3Hg भी सॉफ्ट कैटेगरी का है और SO3 भी आपका सॉफ्ट कैटेगरी का है। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है, यहाँ CH3HgOH जो सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है प्लस SO3 ठीक है। तो यहाँ पर OH की क्षारीय सामर्थ्य SO3 से कई गुना अधिक होती है। इन अभिक्रियाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षारों की सामर्थ्य निम्न क्रम में होती है। आपको 3-4 क्षार हमने यहाँ लिए हैं, इनकी क्षारीय सामर्थ्य की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, स्ट्रॉन्ग और हार्ड दोनों अलग अलग टर्म हैं, सॉफ्ट और वीक दोनों अलग टर्म हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सामर्थ्य की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है आपका OH-, उससे कम स्ट्रॉन्ग है आपका SO3 और इससे कम सामर्थ्य वाला है आपका F-। इसलिए उपरोक्त अभिक्रियाओं में HSAB अवधारणा के विपरीत एक प्रबल क्षार अपेक्षाकृत एक दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर देता है। यही मुख्य बात है इस अभिक्रिया की। यदि अगला पॉइंट आपका, यदि H+ को मानक कठोर अम्ल तथा CH3Hg+ को मानक मृदु अम्ल माना जाए तो निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अध्ययन द्वारा किसी क्षार B की कठोरता मृदुता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जा सकता है। आपका जो है B एक क्षार है, तो अभिक्रिया में आप देखिए यहाँ पर BH, H आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस CH3Hg+ से इसकी जब क्रिया कराते हैं सॉफ्ट एसिड से,
तो क्या उत्क्रमणीय क्रिया होती है? CH3Hg B+ प्लस H+, हार्ड एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं साम्य स्थिरांक की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्या है आपका K। तो K कैसे निकालते हैं हम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब जो आपका उत्पाद अपॉन क्रियाकारक। तो यहां पर देखिए आप CH3Hg का B पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव अपॉन क्रियाकारक क्या है आपका? क्रियाकारक है आपका BH+ और CH3Hg+। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल BH का वियोजन निम्न प्रकार होता है। देखो इस अभिक्रिया में आपका क्या है? BH एक एसिड है, इसका किस प्रकार से वियोजन होता है वो देखिए आप। BH जो टूटेगा वो B के साथ में दो जो आपके देखा रखे हैं, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर डोनर हैं, ठीक है, प्लस H+ के रूप में ये टूटेगा। तो हम इसके लिए भी वियोजन कांस्टेंट निकालेंगे। इस अभिक्रिया के लिए वियोजन स्थिरांक Ka, A क्यों है बेटा? ये आपका वियोजन स्थिरांक K, और A फॉर एसिड के लिए, BH क्या है आपका? एसिड, अम्ल। तो इसका वियोजन स्थिरांक कैसे होगा? वही आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है आपका? B लोन पेयर का कोष्टक बंद और H पॉजिटिव अपॉन BH। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सॉरी का वियोजन देखो इस प्रकार से होगा। BH का वियोजन स्थिरांक, B का पास में दो अपने इलेक्ट्रॉन और H+, तो इसका वियोजन स्थिरांक Ka होगा। A किस लिए? एसिड है। तो इस प्रकार से आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 आती है। हाँ, इसी प्रकार B तथा CH3Hg के मध्य संकुल निर्माण साम्य निम्न प्रकार होगा। कि देखो संकुल आपका किस प्रकार से बनता है। तो B आपका वियोजन होने के बाद में लोन पेयर के रूप में टूटा और CH3Hg+ के रूप में टूटा। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो आपका Ks साम्य स्थिरांक क्या होगा? Ks संकुल। तो आपका जो संकुल बनेगा CH3Hg+। अब इस अभिक्रिया के लिए हम Ks निकालेंगे। तो वही आपका फंडा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है आपका? CH3Hg B+ अपॉन रिएक्टेंट क्या है आपका? B और CH3Hg+। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, इसको सोल्व करने के लिए समीकरण 2 व 3 को गुणा करने पर समीकरण 2 क्या थी आपकी? Ka, और समीकरण 3 क्या है आपकी? Ks, ठीक है। तो Ka इंटू Ks, राइट, इक्वल टू आपकी समीकरण नंबर 2 ऐसे कैसे मेंशन कर दो? मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 3। जब आप इनको सोल्व करोगे तो B से ये B कट जाएगा, ऊपर का पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का पार्ट नीचे मल्टीप्लाई होगा। देन आपकी जो है Ka इंटू Ks की जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो है आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैपिटल K इक्वल टू Ka इंटू Ks, क्योंकि Ka और Ks किसके सम है? कैपिटल K के। तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। तो अब देखो इस पूरे घटनाक्रम में हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है ऊपर की इक्वेशन से। यदि K, कौन सा? K इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यदि K का मान 1 से कई गुना अधिक है तो साम्य अग्र दिशा में प्रतिस्थापित होगा, अतः B एक मृदु क्षार होगा। देखो हम उस B की बात कर रहे थे ऊपर कि B जो क्षार है वो किस कैटेगरी का है। यदि आपका साम्य अग्र दिशा में होता है, वो अग्र दिशा में कब होगा? जब K का मान 1 से कई गुना अधिक होगा। और वो कब होगा? जब Ka का मान अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो है, यदि
के वेरी वेरी लेस देन 1, अगर इसका के का मान 1 से काफी कम है तो साम्य पक्ष दिशा में प्रतिस्थापित होगा, अतः बी एक कठोर क्षार होगा। तो हमें यहाँ बी की जो नेचर है वो पता लग चुकी है इस अभिक्रिया के मानों से। इसी प्रकार यदि के ए का मान 1 से कई गुना अधिक हो, के वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो, तो BH एक प्रबल अम्ल होगा, इसलिए बी एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रबल अम्ल है तो ये H प्लस तीव्रता से देने की टेंडेंसी रखता है, और जब ये प्रबल अम्ल है तो यहाँ पर ये बी दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि Ka इज वेरी 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 लेस देन 1 हो तो BH प्लस एक दुर्बल अम्ल होगा, अर्थात बी एक प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। यदि के का मान 1 से बहुत ज्यादा कम है, 1 से बहुत ज्यादा कम, यहाँ वैल्यू 1 की ज्यादा है, के का मान इससे कई गुना कम है। इस सिंबल का मतलब आप समझते हो सब, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि किसी स्पीशीज की अम्ल क्षार सामर्थ्य की व्याख्या उनके वियोजन स्थिरांक Ka अथवा Kb द्वारा संभव है, किंतु स्पीशीज की कठोरता व मृदुता के निर्धारण में वियोजन स्थिरांक Ka व Kb के अतिरिक्त संकुल निर्माण स्थिरांक Ks की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है और बिल्कुल सटीक आंसर आप इसका दे सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो है आपका कठोरता व मृदुता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।